अध्याय 2 है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो सबसे पहले पाठ के शीर्षक की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बाद ये हमारा दूसरा अध्याय यहाँ पर शुरू हो रहा है। और इस पाठ में जो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी उसके पश्चात एक बीच में जो लंबा समय गया, उसके पश्चात शुरुआत में जो राज्य बने और किस प्रकार उनकी अर्थव्यवस्थाओं का परिचालन किया गया, राजा कौन होते थे, किस अवधारणा पे उनका जो है राजा का पद बना होता था, किसान और नगर, इनके बारे में इसमें बात की गई है। तो यह अध्याय मुख्य तौर पर ईसा पूर्व से 600 वर्ष पहले से 600 ईस्वी तक का जो कालक्रम है उसको दर्शाता है। तो इस पाठ में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बताया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्ष का जो समय था उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए इस उपमहाद्वीप में। उपमहाद्वीप मतलब भारत में। और सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने ऋग्वेद का लेखन कार्य भी पूरा किया इस समय अंतराल में। इसके अलावा अगर हम देखें जो उत्तर भारत का इलाका है और दक्कन पठार का जो क्षेत्र है और कर्नाटक का क्षेत्र, इनमें क्या हुआ कि कुछ नई कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी कि किसान बस्तियां, यहाँ पर कुछ किसान जो है यहाँ पर रहने लगे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर दक्कन और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो इन जगहों पर चरवाहा बस्तियों के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले जो कृषक बस्तियाँ थी वो कहाँ पर अस्तित्व में आई थी, उत्तर भारत में दक्कन पठार के क्षेत्रों में और कर्नाटक के क्षेत्र में आई थी। इसके साथ ही कुछ चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं दक्कन और दक्षिण भारत में। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं इसमें जो ज़रूरी है हमने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक है प्रिंसेप और पियदसी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रिंसेप और पियदसी जो यहाँ पे हेडिंग दिया है, ये प्रिंसेप जो है बेसिकली क्या है, ये नाम है एक अधिकारी का, और पियदसी एक राजा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो वो हम देखेंगे कौन से राजा के लिए प्रयोग किया गया है आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि लगभग 1830 के दशक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, हम सभी जानते हैं, उसके एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। अब ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी जो हैं ये दो लिपियाँ हैं और सबसे पुरानी लिपियाँ इनको माना जाता है, और बल्कि ये माना जाता है कि लगभग भारत की भाषाएं ब्राह्मणी लिपि से ही निकली हैं। तो इन दो लिपियों की खोज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा लगभग 1830 में की गई थी। और जब इन लिपियों का पता लगा तो उससे पहले अभिलेख और सिक्कों पर ये लिपियाँ होती थी, तब से इनके अर्थ जो है वो निकाले जाने लगे हैं। यहाँ पर पियदस्सी इन पे कुछ सिक्कों पे और अभिलेखों पे जो लिखा मिला है, तो उसका अर्थ यहाँ पे बताया है कि पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो पियदस्सी यहाँ पर किसी राजा के लिए लिखा गया है जो कि मनोहर मुखाकृति जिसकी मानी गई है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आगे इसका वर्णन दिया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। तो उस समय जो है अशोक जो था वो माना जाता है, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका विवरण मिलता है। हम सभी जानते हैं कि अशोक जो है प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, और संभवतः जो पियदस्सी है वो उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया नाम भी था। यहाँ पर जो है हम साइड में देख सकते हैं अभिलेख के बारे में बताया गया है कि अभिलेख क्या होते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभिलेख मुख्यतः उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी का बर्तन, यानी कि जो कठोर सतह होती है। हम जानते हैं पत्थर की भी कठोर सतह होती है, धातु की भी कठोर होती है और मिट्टी के बर्तन की भी कठोर सतह होती है। तो इन पर जब खुदाई करके चीज़ें लिखी जाती है, खुदे हुए होते हैं जो चीज़ें, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो अभिलेख जो है वो अपने आप में स्थायी प्रमाण होते हैं, जो इतनी मजबूत जो है सरफेस पे अगर कोई चीज़ लिखी जाएगी खोद करके तो स्थायी प्रमाण होगा। और इनका काल निर्धारण भी किया जाता है कि कौन सा अभिलेख किस कालखंड का है। तो कैसे किया जाता है, उसकी लेखन शैली देखी जाती है कि अच्छा उस समय में अक्षरों की बनावट ऐसी होती थी, तो उससे उसका अंदाज़ा लग जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमने अभिलेख का अर्थ जाना और यहाँ पर इसके काल निर्धारण का ही बताया गया है।
अच्छा, अभिलेख में ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, ये हमें ध्यान रखना है। और प्राकृत भाषा किसको कहा जाता था उस समय? तो प्राकृत भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है जो जन सामान्य की जो भाषा होती है उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख भी है। एक वर्णन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख मिलता है प्रारंभिक राज्य। शुरुआत में जो राज्य बसाए गए थे उनमें 16 महाजनपदों को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं इस दृष्टि से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय था वो एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। और अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि परिवर्तनकारी काल उसको क्यों माना जाता है, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय आरंभिक राज्य बढ़े, नगर आए नए, लोहे का प्रयोग भी इस समय में बढ़ा जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल है। और सिक्कों का विकास भी इस काल में हुआ। इसी काल में बौद्ध और जैन जो विचारधाराएं हैं इनका भी विकास हुआ। तो देखिए इतने सारे काम जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हुए, इसीलिए इसे परिवर्तनकारी काल माना जाता है। और महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख जो है वो बौद्ध और जैन धर्म के इन ग्रंथों में हमें मिलता भी है। अब इन 16 राज्यों की सूची में अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर जो इनमें नाम आते हैं वो वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। तो ये जो नाम है ये इन महाजनपदों में हम मान सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नाम रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं का वर्णन सबसे ज़्यादा जो है वो मिला है। आगे अगर हम देखते हैं तो बताया गया है इसमें कि इन महाजनपदों की शासन प्रणाली के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन जो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध जो महाजनपद थे, जो गण और संघ के नाम से थे, उन पर एक राजा का शासन नहीं था बल्कि कई लोगों का समूह शासन करता था। जो हमने नाम सुने हैं भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, उन्हें माना जाता है कि वो इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो इसी प्रकार आगे बताया है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। तो ये जितने महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों का जिक्र यहाँ पर आता है, तो प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी और उस राजधानी को अधिकतर जो है वो किलेबंद किया जाता था, यानी कि किले से उसको घेर दिया जाता था। अच्छा, यहाँ पर हम साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर जनपद का अर्थ बताया गया है। जनपद का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं तो जन और पद दो शब्दों से मिलकर बना है। जन का मतलब तो हम सभी जानते हैं लोग या कोई जनजाति, और पद मतलब पाँव। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भूमि का टुकड़ा जहाँ पर लोग पाँव रखते और वहीं पे बस जाते थे, तो वो क्या होता था? जनपद। इस शब्द का प्रयोग मिलता है प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो है इसका हमें वर्णन मिलता है, इस शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। यहाँ पर शुरुआत के कुछ आरंभिक राज्य और उनकी राजधानियाँ दिखाई गई हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बार इन्हें पढ़ लेंगे तो राजधानियों का कुछ अंदाज़ा हमें लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनपद हैं जो डार्क कलर में जो दिख रहे हैं, मत्स्य है, सूरसेन, कुरु, पांचाल, काशी, वत्स, मगध, वज्जी, मल्ल, ये सब क्या है? जनपद। और इनके साथ में इनकी राजधानी लिखी है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, वाराणसी है, उज्जैनी है, मथुरा है। तो ये सभी इनकी राजधानी है, जिसे एक बार देख लेंगे। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि ब्राह्मणों ने जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धर्मशास्त्रों की रचना करनी शुरू कर दी थी। जो धर्मशास्त्र के अंतर्गत ग्रंथ होते थे उनकी रचनाएं जो है वो इस कालखंड में की गई थी। और उन ग्रंथों में ही हमें ये वर्णन मिलता है कि ये बताया गया है कि जो शासक वर्ग होगा वो क्षत्रिय वर्ण से होगा। हम सभी जानते हैं कि 4 वर्णों का जिक्र जो है वो इन धर्म ग्रंथों में मिला करता है, हम सभी जानते हैं। तो क्षत्रिय वर्ण को वो शासक वर्ग के लिए उपयुक्त माना गया था। अगर हम आगे देखते हैं किस तरीके से इनकी योजनाएं चलती थी, तो कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र जो है वो अपना तैयार कर लिया था। कुछ छोटे राज्य भी ऐसे थे जो कि सहायक सेना पर ही निर्भर थे, और वो सहायक सेना वो अपने कृषक वर्ग से ही बना लेते थे, जो किसान वर्ग होता था। यहाँ पर साइड में बताया गया है कि आलोगार्की जो शब्द है इसका मतलब होता है समूह शासन, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की, जिसमें पुरुषों का एक समूह पूरा जो है वो शासन करता है, ना कि
केवल एक व्यक्ति, तो इसे आलोगार्की भी कहा जाता है। तो अगर हम इसे आगे देखते हैं तो अभी हमने जाना कि 16 महाजनपद थे, तो उनमें जो सबसे प्रमुख था वो मगध जो महाजनपद है वो सबसे प्रमुख माना जाता है। तो मगध क्यों प्रमुख रहा अपने समय में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मगध जिसे आज के समय में हम बिहार नाम से जानते हैं, ये उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। उन 16 महाजनपदों में लगभग 4वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली बन गया था। और ये शक्तिशाली क्यों था, ये प्रश्न बनता है कि मगध जो महाजनपद था वो बाकी महाजनपदों के मुकाबले क्यों ज़्यादा पावरफुल था। तो इसके कई कारण रहे, जैसे कि यहाँ पर एक तो मिट्टी ऐसी थी कि यहाँ पे खेती की उपज अच्छी होती थी। तो खेती की उपज अच्छी होगी तो इसका मतलब वहाँ पे समृद्धि आएगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इसके अलावा यहाँ पर लोहे की खदानें भी मिल जाती थी, जो आज के टाइम में जो झारखंड है वो उस मगध के अंतर्गत ही आ जाता था। तो वहाँ से लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, तो हथियार और आसानी से बन जाते थे, उपकरण भी बन जाते थे। अच्छा, जंगल का जो एरिया होता था उससे हाथी भी अवेलेबल हो जाते थे, हाथी भी उपलब्ध थे। और ये जो है गंगा और उसकी उपनदियों के द्वारा यहाँ पर आवागमन भी आसानी से हो जाता था। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण जो मगध था उसका एक अपना स्थान था सभी महाजनपदों के बीच में, वो महत्वपूर्ण था। ये बताया गया है कि जो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे जो राजा हुए, इन्होंने भी मगध को जो है काफ़ी विकसित बनाए रखा। इनकी नीतियाँ भी ऐसी रही जिससे मगध जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान सभी महाजनपदों में बना पाया। आगे अगर हम देखते हैं तो मगध के बारे में और बताया गया है कि जो राजगाह है, जिसे आज के समय में राजगीर भी कहा गया है, आधुनिक बिहार का राजगीर का प्राकृत नाम जो है वो राजगाह था। राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। ये उस समय मगध की राजधानी हुआ करता था। तो ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मगध की राजधानी जो है उस समय में क्या थी, तो राजगाह थी। और राजगाह का अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा हुआ कि पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। पाटलिपुत्र को आज हम किस नाम से जानते हैं, पटना नाम से जानते हैं, जो आज भी बिहार की राजधानी है। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को जो है वो राजधानी बना दिया गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसका जो है चित्र दिखा रखा है किलेबंदी का, जो हम देख सकते हैं। इसके बाद आगे है हमारा इसमें भाषाएं और लिपियों के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बताया गया है कि जो अशोक के अधिकतर अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में मिले हैं, जबकि अगर हम देखते हैं पश्चिमोत्तर का जो इलाका है भारत के नक्शे में, अगर आप देखेंगे पश्चिम और उत्तर की तरफ, तो वहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो अरामेइक और यूनानी भाषा में है। अरामेइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि जो हम बात करें पश्चिमोत्तर की तो वहाँ पर जो अभिलेख पाए गए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये जो अभिलेख है ये अफ़गानिस्तान में भी पाए गए हैं। तो ये हमें याद रखना है जो यहाँ पर ये बताया गया है अभिलेखों के बारे में कि अशोक के जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अरामीक और यूनानी भाषा में भी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में तो ये हम देख लेते हैं। तो मगध के विकास के साथ ही उसी के पैरेलल जो है एक मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। तो मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था उसके बारे में अगर हम जाने तो जो मौर्य साम्राज्य उसका संस्थापक जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और इन्हीं के जो है पौत्र रहे हैं अशोक, जो महान अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के बारे में हमें कैसे कैसे पता लगता है, यानी कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो मूर्ति कला, जो उस वंश के समय की जो मूर्ति कलाएँ हैं उनसे हमें मौर्य काल के बारे में पता लगता है। कुछ रचनाएँ हैं जो, उनसे भी हमें मौर्य काल के बारे में पता लगता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण रचना है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो यूनानी राजदूत आया था मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसके द्वारा लिखा हुआ जो है रचनाएं, उससे भी हमें इसके बारे में पता लगता है।
इसके अलावा एक और स्रोत है जो कि है हमारा अर्थशास्त्र, जिसकी रचना हम जानते हैं चाणक्य ने की थी। तो वो भी जो है मौर्य वंश के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे इसमें हमें बताया गया है कि अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पोलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। तो ये हमें याद रखना है कि वो पहला सम्राट कौन था जिसने पत्थरों पे और स्तंभों पर जो है पोलिश किए हुए स्तंभों पर अपने संदेश लिखवाए, तो वो अशोक था। अगर हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के लिए इसे हम 5 इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों की बात कर सकते हैं। ये कौन कौन से थे प्रमुख राजनीतिक केंद्र? एक तो राजधानी पाटलिपुत्र ही था, इसके अलावा 4 और थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सोने का पहाड़। सुवर्णगिरी का मतलब क्या होता है? सोने का पहाड़। इसके बाद यहाँ पर आगे राजा किसान और नगर, ये हमारे पाठ का नाम है। और यहाँ पर हम इस मानचित्र के अंतर्गत देख सकते हैं कुछ शिलालेख हैं, अशोक्य अभिलेख हैं। महाशिलालेख कहाँ पाए गए हैं, लघु शिलालेख कहाँ पाए गए हैं और स्तंभ अभिलेख कहाँ पाए गए हैं, ये 3 तरह के जो शिलालेख हैं उनका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो तक्षशिला और उज्जैनी जो हमने अभी पढ़ा कि ये भी 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र रहे थे मौर्य साम्राज्य में। तो तक्षशिला और उज्जैनी जो थे ये लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर थे, तो इसीलिए ये दोनों महत्वपूर्ण थे। जबकि जो सुवर्णगिरी है, सोने का पहाड़ जिसका मतलब होता है, वो कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो इसीलिए ये सभी जो है महत्वपूर्ण थे। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आगे बताया गया है इसी में परिचालन कैसे करते थे अपना। तो मेगस्थनीज ने जो इनके दरबार में आया था उसने बताया कि सैनिक गतिविधियों का संचालन कैसे करते थे। तो इनकी एक समिति और 6 उप समितियाँ थी। तो वो किस तरीके से करते थे? एक का काम तो नौसेना का संचालन करना था, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना होता था, चौथी जो समिति थी वो अश्वारोहियों की थी यानी कि घुड़सवारों की थी, पांचवी का रथारोहियों का और छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। जो दूसरी उप समिति का दायित्व अलग प्रकार का भी था, उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। तो ये सभी काम इस तरीके से जो है मौर्य शासन में होते थे। ये सैनिक संचालन के बारे में है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो अशोक था हम जानते हैं उसने धम्म के प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए थे, धम्म का प्रचार उसने कराया भी था। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी, जो कि धम्म का प्रचार करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें अभी तक हमने जो इसमें जाना है, तो इसके बाद इसमें आगे है कि ये वैसे तो लगभग 150 साल तक ही चल पाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए इसका वर्णन हम आज इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे दक्षिण, जो दक्षिण का भाग है इस उपमहाद्वीप का, वहाँ के बारे में यहाँ पर बात है। जो उपमहाद्वीप का दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र है वहाँ पर तमिलकम किसे बोला जाता था, यहाँ पर बताया गया ब्रैकेट में। जो तमिलनाडु, जो वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, इनको मिलाकर तमिलकम बोला जाता था। तो इसमें चोल, चेर और पांड्य, ये 3 बहुत जो है महत्वपूर्ण है। चोल, चेर और पांड्य, इन सरदारियों का उदय हुआ। तो ये बहुत समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए थे, यानी कि ये लंबे टिकाऊ चले थे। तो सरदार या सरदारी का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति बोला जाता है, और सामान्यतः इनकी कोई स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते थे उस समय सरदारी में। ठीक है, तो सरदारी ने बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो तमिल संगम ग्रंथ है उसमें भी ऐसी कई कविताएं हैं जिनमें सरदारों का विवरण मिलता है। सातवाहन शासक, जो कि हम जानते हैं दक्षिण की तरफ महत्वपूर्ण ये एक वंश हुआ है। तो
इनका वर्णन भी इसमें मिलता है, शक शासक का वर्णन भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं दैविक राजा। दैविक राजा का क्या अर्थ है? दैविक राजा का मतलब है वो राजा जो अपने आप को दैवी चीज़ों से जोड़ देते हैं, ईश्वर से जोड़ देते हैं, उन्हें दैविक कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजा क्या करते थे, कई बार अपने आप को मतलब अपनी स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों के बीच में कि हम श्रेष्ठ हैं, तो क्या करते थे, अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ देते थे। तो ऐसा वर्णन भी मिलता है जहाँ पर शासकों ने अपने आप को दैवी उपाधियों से या देवी देवताओं के साथ जोड़ा है। जैसे कि यहाँ पर कुषाण शासकों के बारे में बताया है, जिन्होंने पश्चिमोत्तर पर शासन किया और लगभग मध्य एशिया में भी। तो इन कुषाण शासकों ने भी अपने आप को देवताओं से जोड़ा था। तो इन इसका प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। जैसे कि मथुरा के पास पाए गए एक देवस्थान पर भी एक बड़ी सी मूर्ति जो है कुषाण शासकों की लगाई गई है। तो मूर्तियों के जरिए कुषाण शासक क्या करते थे, खुद को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे कि वो देवताओं के तुल्य हैं। और कुषाण शासकों ने आगे चलकर जो है अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई, यानी कि देवताओं की संतान। ऐसा लगता है कि ये शायद चीनी शासकों से प्रेरित हुए ऐसा करने के लिए। जैसे चीनी शासक स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। तो उस समय अगर देखा जाए तो सामंत जो होते थे वो भी कुछ सामंत शक्तिशाली होते थे, और जो शक्तिशाली सामंत होते थे वो राजा बन जाते थे, और जो कमज़ोर राजा होते थे वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का यहाँ पर बताया गया है कि गुप्त शासकों ने भी, इनका इतिहास अगर हम देखें तो साहित्य, सिक्के और अभिलेख इनके बारे में हमें मिलते हैं, कुछ प्रशस्तियाँ भी हमें इनके बारे में मिलती है, जिससे हम गुप्त शासकों के बारे में जान पाते हैं। यहाँ पर कुषाण सिक्के दिखाए गए हैं जिसको हम देख सकते हैं। इसके बाद आगे है यहाँ पर गुप्त शासन जो कि हम अभी पढ़ रहे थे उसी के बारे में आगे वर्णन है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है जो, वो एक प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति जो वहाँ पर है हरिसेन की, वो है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। जो कि प्रयाग प्रशस्ति ये जो लिखी थी हरिसेन ने, ये समुद्रगुप्त जो कि गुप्त शासक थे उसके राजकवि थे, और संस्कृत भाषा में ये जो है प्रशस्ति लिखी गई थी, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो ये यहाँ पर वर्णन है, यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। सुदर्शन झील क्या थी? कृत्रिम जलाशय था ये, जो कि बनाया गया था, और इसमें शक शासक जो था एक रुद्र दमन, उसके बारे में जो है इसमें वर्णन करने के लिए जो है ये बनाया गया था। इसके बाद है जनता में राजा की छवि, बदलता हुआ देहात। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जातक कथाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जातक कथाएं हम जानते हैं ये बुद्ध ग्रंथों से जुड़ी हुई कथाएं हैं। तो जातक कथाएं पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में लिखी गई थी, और ये पाली भाषा में लिखी गई थी। ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर एक जातक का कहानी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी यहाँ पर बताई गई है, जो कि केवल पढ़ने के लिए है। इसके बाद उपज बढ़ाने के तरीके हमारा अगला टॉपिक है, जो कि उपज बढ़ाने के तरीके हम सभी जानते हैं कि इसमें एक तो हो सकता है, जो वही हुआ भी है कि एक तरीका हल का प्रचलन था। तो जब हल आया तो उससे जो उपज थी उसमें वृद्धि हुई, स्वाभाविक थी वो वृद्धि। इसके अलावा गंगा और कावेरी की घाटियों में लोहे के फाल का प्रयोग करके जो है लोग अब जुताई करने लगे, जिससे उपज में, उर्वर भूमि में उपज बढ़े। इसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो पंजाब और राजस्थान में भी लोहे के फाल का प्रयोग मिलता है, इस हल का। ये लगभग 20वीं सदी में इसके प्रयोग के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ पर बताया गया है मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति को बताया गया है कि ये पहला विधि ग्रंथ माना जाता है। विधि ग्रंथ क्या होता है? कानूनों का ग्रंथ। तो इसे पहला, मनुस्मृति को पहला विधि ग्रंथ मानते हैं, और ये मुख्य तौर पर संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में ये लिखा गया था। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो ग्रामीण समाज में कैसे कैसे विभिन्नताएं थी वो यहाँ पर बताया गया है। बौद्ध कथाओं से हमें पता लगता है कि जो समय का समाज था उसमें भूमिहीन खेतीहर भी होते थे, श्रमिक, और छोटे किसान भी होते थे, बड़े बड़े जमींदार भी होते थे। ये वर्णन हमें उसमें मिलता है। हमें उसमें पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग मिलता है। और गहपति क्या है? जो एक घर का जो मुखिया है उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर इसका प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है। ग्राम प्रधान का पद जो है वो वंशानुगत भी माना गया है कि कई जगह पे ये ग्राम प्रधान का जो पद होता था वो वंशानुगत होता था। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि वेल्लालर जो है वो बड़े जमींदार को कहा जाता था, और हलवाहा जो है वो हलवाहा या उलवर और दास अणिमय ये शब्द जो है वो हमें मिलते हैं तमिल संगम साहित्यों में। गृहपति यहाँ पे बताया है कि वो घर का मुखिया होता है, उसे गृहपति कहा। यहाँ पर बताया गया है कि जो हर्षचरित थी वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये हर्षवर्धन की जीवनी है। तो हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम है? हर्षचरित। और इसके लेखक कौन है हर्षचरित के? बाण भट्ट। ठीक है, अब आगे है यहाँ पर अगर हम देखें भूमि दान के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भूमि दान है ये भी उस समय किया जाता था। ये ब्राह्मणों को भी भूमि दान का वर्णन मिलता है। तो उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ एक अभिलेख दर्शाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रभावती गुप्त है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसका जो विवाह था वो वाकाटक परिवार में हुआ था जो दक्कन की तरफ शासक वर्ग था। तो वहाँ यहाँ पर वर्णन मिलता है कि प्रभावती गुप्त ने भी जो है वो दान किया था भूमि का दान। तो इससे पता लगता है कि महिलाएं भी शायद संभव है कि उस समय भूमि दान वगैरह कर सकती थी। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं पाठ में तो यहाँ पे अग्रहार बताया गया है कि अग्रहार क्या है। तो अग्रहार उस भूमि के टुकड़े को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था। यहाँ पर और आगे बताया कि ब्राह्मणों से उस समय भूमि कर भी नहीं लिया जाता था और कोई अन्य प्रकार के कर भी नहीं वसूले जाते थे, बल्कि ऐसा होता था कि ब्राह्मण जो है वो स्थानीय लोगों से कर वसूल कर सकते थे। तो ये उस समय का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो और बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भूमि दान का जिनके ऊपर नहीं मिलता है हमें कोई प्रमाण, और ये कई चीज़ों से मुक्त रहते थे, जैसे कि पशुपालक संग्राहक जो समाज था, शिकारी और मछुआरे थे, क्योंकि ये घूमते रहते थे तो इनका हमें ज़्यादा विवरण नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद नगर और व्यापार का हमारा जो टॉपिक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र है वो नदी मार्ग के किनारे बसे कुछ नगरों में से है, जैसे कि उज्जैनी है वो भूतल मार्ग से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो पुहार ये समुद्र तट से जुड़ा हुआ था। और इसी प्रकार से जो है मथुरा में भी अनेक सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र थे। यहाँ पे पाटलिपुत्र का इतिहास बताया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो शासक वर्ग था वो किलेबंद नगरों में रहते थे। तो हम सभी जानते हैं कि किलेबंद जो नगर होते थे उसमें शासक वर्ग उस समय रहता था। और उस समय के लिए यहाँ पर बताया कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र जो कि बहुत अमीर लोग जिसका प्रयोग किया करते थे वो भी मिला है। और ये कैसे बना होता था? मिट्टी के कटोरे और थालियाँ भी मिली है और उन पर चमकदार कलई चढ़ी है, जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र या बर्तन कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर वर्णन मिलता है श्रेणी का। तो श्रेणी देख लेते हैं हम। श्रेणी क्या था? बेसिकली कि जो व्यापारियों का संघ होता था, उत्पादकों या व्यापारियों का जो संघ था उसे उस समय श्रेणी कहा जाता था। ये प्रश्न बनता है तो ये हमें याद रखना है कि श्रेणी उस समय किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो व्यापारी या उत्पादकों का संघ था उसे श्रेणी कहा जाता था। इसके बाद है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो उपमहाद्वीप के बाहर के व्यापार के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अरब सागर से होते हुए बाहर का व्यापार किया जाता था। और यहाँ पर बताया कि समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो कि खतरनाक थी लेकिन लाभदायक भी था कि समय पर पहुँच जाती थी चीज़ें, कम समय में और कम लागत से चीज़ें पहुँच जाती थी। इसके बाद यहाँ पर सिक्के और राजा, इसके बारे में अब हम जानेंगे कि कौन से राजाओं ने कौन से सिक्के जारी किए। हम जानते हैं कि पहले के राजाओं ने अनेक सारे सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिक्कों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो चांदी और तांबे के जो सिक्के थे वो सबसे पहले ढाले गए थे। आहत सिक्के, चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले प्रयोग में लाए और ढाले गए थे। आहत सिक्के क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जिन पर जो आकृति है वो आहत करके उन पर बनाई जाती थी, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इन पर विशेष प्रतीक बने होते थे। तो
शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। तो जो हिंद यूनानी शासक थे उन्होंने सबसे पहले ऐसे सिक्के जारी किए जिन पे शासकों की प्रतिमा भी बनी होती थी और उनका नाम भी लिखा होता था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे बड़े पैमाने पर, वो कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में हमें कई सारे रोमन सिक्के भी मिलते हैं, तो इससे पता लगता है कि रोम से भी उस समय जो है आवागमन होता था बहुत आसानी से। यहाँ पर पेरिप्लस के बारे में बताया गया है, जो कि एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। और एरिथ्रियन जो है वो यूनानी भाषा में लाल सागर को कहा जाता है, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कुछ सिक्के जो है वो पंजाब और हरियाणा में भी मिले हैं, जो कि योधेय जो कबायली गणराज्य थे, योधेय कबायली गणराज्य, उन्होंने जारी किए थे। और ऐसा माना जाता है इन्होंने तांबे के सिक्के बहुत ज़्यादा जो है वो जारी किए थे। इसके अलावा अब अगर हम आगे देखते हैं तो अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो अभिलेखों का अर्थ जो है, जैसा कि हमने पहले जाना था, उस समय की भाषा शैली, लेखन शैली, इन सब को देखकर जो है उनका अर्थ निकाला जाता है। ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि है, जेम्स प्रिंसेप ने, हम जानते हैं कि अशोक के काल की ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था, जैसा कि हमने पहले भी जाना, लगभग 1838 में। ऐसी खरोष्टी लिपि है, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं कि इसका जो है किस तरीके से इसका अर्थ निकाला गया। इसके बाद देवनामपीय का यहाँ पे वर्णन आता है। देवनामपीय, जैसा कि हमने पहले भी जाना था, देवनामपीय अर्थात देवताओं का जो प्रिय होता है, और प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देखने में सुंदर होता है। और ये दोनों ही नाम जो है, देवनामपीय और प्रियदर्शी, किसके लिए प्रयोग किए गए थे? अशोक के लिए ये प्रयोग किए गए थे। तो ये यहाँ पर हमने देखा। इसके अलावा अगर हम आगे देखें